नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे राज्य के नीति निहित तत्वों के बारे में, डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और अभी तक यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जब भी कोई परीक्षा में प्रश्न बनता है तो पॉलिटी से कुछ जो होते हैं टॉपिक फिक्स होते हैं। जैसे मूल अधिकार से प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा, संविधान के निर्माण से 100 में 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसे टॉपिक जो है फिक्स होते हैं, यहाँ से प्रश्न पॉलिटी से बनता ही बनता है। आइए आज बात कर लेते हैं राज्य के नीति निहित तत्व। अगर आपने मूल अधिकार वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए आज बात करते हैं डीपीएसपी पे। बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो मिलता है वो भाग 4 में मिलता है। भाग 4 में और आर्टिकल कौन सा संबंधित, तो आर्टिकल जो है 36 से 51 संबंधित है। यहाँ पे 36 से 51 जो है आर्टिकल संबंधित है। भाग कौन सा है, तो भाग 4 है और आर्टिकल जो है 36 से 51 तक है, इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पे पहले ही प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निहित तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख भाग 4 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। फिर एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आगे बात करते हैं जो राज्य के नीति निहित तत्व हैं। देखिए राज्य पहले ही शब्द लगा है, तो राज्य की नीति निहित तत्व जो हैं वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। वो कानून बनाकर लागू करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, याद रखिए, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, बल्कि राज्य की इच्छा पर है, निर्भर करता है कि वो कानून बनाकर उसको राज्य में लागू करे। ये यूपीपीसीएस 2010 में प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निहित तत्व जो हैं वो न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कथन में, तो याद रखिए। आगे देख लीजिए कथन कुछ पूछे गए थे, उन पे कथनों पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं राज्य के नीति तत्वों की, तो इसकी उत्पत्ति जो है कराची प्रस्ताव मार्च 1931 में खोजी जा सकती है। ये कथन बाकायदा ऐसे पूछा गया था। फिर दूसरा कथन ये पूछा गया था नीति निहित तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है। फिर दूसरा जो अभी मैंने बात की थी, जो नीति निहित तत्व हैं उनको जो है उसका जो उपबंध नीति निहित तत्वों का किया गया है वो जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। यूपीपीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। फिर अब मैंने अभी बात की थी जो राज्य होता है, राज्य का कर्तव्य होता है कि वो जो राज्य में जो कानून बनाकर उसको लागू करे, राज्य के नीति तत्व जो हैं, और ये न्यायालय द्वारा जो है बनाए मतलब लागू नहीं कराए जा सकते। लेकिन ये जो राज्य का कर्तव्य होता है कि वो मैक्सिमम टाइम से ये होता है कि राज्य ही कानून बनाकर उसको लागू करता है। लेकिन ये कोई वाद नहीं है। जैसे मूल अधिकारों में जो नागरिक है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं जा सकता है। इसमें राज्य के नीति तत्व हैं वो राज्य पर ही निर्भर करते हैं, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 38, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें जो है राज्य लोक कल्याण की बात की गई, राज्य लोक कल्याण की बात की गई है। और इसमें देख लीजिए यही पूछा जाता है कि राज्य लोक कल्याण की बात किस में की गई है, तो राज्य के नीति निहित तत्व में। और अनुच्छेद किस में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद जो है 38 में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 ये है कि जो स्त्री पुरुष है उसको समान अवसर मतलब आजीविका के लिए समान अवसर प्राप्त हो। और साथ में जो है जो कार्य पुरुष कर रहा है वही कार्य अगर महिला कर रही है, तो जैसे मान लो किसी के पास किसी पुरुष की 10,000 रुपये सैलरी है तो उसको महिला की भी 10,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान किया गया है। और ये जो है राज्य के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, राज्य चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। फिलहाल अनुच्छेद 39 में याद रखना है समान जीविका होनी चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, अनुच्छेद 39 में एक कहा गया है। ये लाइनें पूछी जाती हैं बाकायदा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 का, तो अनुच्छेद 39 का में जो है समान न्याय की बात की गई, मतलब इक्वल न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई, मतलब निःशुल्क विधि सहायता की जो है व्यवस्था की गई है और समान न्याय होना चाहिए। आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 39 का में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 39 का में समान न्याय की बात की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है।
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 इसलिए पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई। ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है अनुच्छेद 40 में की गई है। अगर बात करें इसका भाग कौन सा संबंधित, तो पंचायतों से भाग जो है 9 संबंधित है। पंचायतों से भाग 9 संबंधित है। बीपीएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर ग्राम पंचायतों की बात करें, पंचायतों से संबंधित कौन सा है, भाग 9 है। भाग 9 का अगर बात करें तो भाग 9 का जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 खा जो है वो किससे संबंधित है, तो 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियां। तो यहाँ पे बताए देख लीजिए, भाग भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों से कौन सा भाग संबंधित है, तो भाग 9 संबंधित है। और ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 के तहत देखा जाए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात करते हैं नोट में एक महत्वपूर्ण ये नोट दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है। जो अधिनियम कौन सा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का, इसको जो है कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की आवश्यकता और जो कार्य करने में सक्षम है। तो ये गारंटी देता है 100 दिनों की, किसमें, तो एक वर्ष में 100 दिनों की गारंटी देता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है ये पॉइंट जो है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 42 में जो है इसके तहत अगर देखा जाए काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 के तहत अगर देखा जाए कर्मकारों के निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान जो है किया गया है अनुच्छेद 43 में। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43 का। तो अनुच्छेद 43 का जो है इसके तहत अगर देखा जाए तो उद्योगों के प्रबंध में कार्यकारों का भाग लेना वर्णित किया गया है। यूपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 43 का ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44। सबसे महत्वपूर्ण, ये चर्चा में भी रहा है तो ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी 2010 में पूछा भी गया है। तो अगर अनुच्छेद 44 के तहत अगर देखा जाए तो इसके तहत जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में किया गया है। आपको ये बताना है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। फिर अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी जो है बाल्यावस्था शिक्षा और उनके जो है देख रेख की जो व्यवस्था है वो राज्य द्वारा की जाती है और ये राज्य का कर्तव्य होता है। याद रखिए, उनकी शिक्षा का उपबंध करना ये अनुच्छेद 45 में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में जो है ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति तथा दुर्लभ वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो है SC ST की और जो दुर्लभ वर्ग है उनके शिक्षा और अर्थ मतलब इकोनॉमी की जो है प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 46 में किया गया। IAS 2012 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 47 की बात करें तो अनुच्छेद 47 के देखा जाए तो राज्य का एक कर्तव्य होता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो है राज्यों का कर्तव्य है उसका उल्लेख किया गया। राज्यों का कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि जो है पोषण स्तर जो है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ये राज्य का कर्तव्य होता है। इसका उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 47 में मिलता है। याद रखिए, IAS 2012 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में जो है कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए। IAS 2012 में प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 48 का, तो इसमें जो है पर्यावरण की संरक्षण और जो है वन और वन जीव का संरक्षण और रक्षा करना, इसका बात किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 48 का में किया गया है। ये प्रश्न जो है
ईपीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 48 का में की गई, याद रखिएगा। और ये किसमें उल्लेख मिलता है, तो राज्य के नीति निहित तत्वों में मिलता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में क्या है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं जो उनका जो है प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय जो इमारतें हैं और जो भी स्मारक हैं उनका जो है संरक्षण करना, ये उसका प्रदान जो है किसमें किया गया, अनुच्छेद 49 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 50 में बात करें तो अनुच्छेद 50 में जो है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान जो है किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। आईएएस 2020 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अनुच्छेद 51 में, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए। तो ये किसमें किए गए, तो अनुच्छेद 51 में किए गए हैं। आईएएस 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे वन लाइनर में वहाँ पे डिस्कस किए हैं। आइए जान लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं और राज्य के नीति तत्व हैं उनमें क्या अंतर है। अंतरों को जान लेते हैं क्योंकि अंतर भी पूछे जाते हैं। तो बात करें जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या अंतर है, तो एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दिए, एक तरफ डीपीएसपी दिए है। तो यहाँ पे बात करें जो फंडामेंटल राइट्स है इनका उल्लेख भाग 3 में मिलता है और इनका उल्लेख भाग 4 में मिलता है, ठीक है। और ये अमेरिकी संविधान से लिए गए और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो ये जो है सामान्य से अंतर हैं, तो ये पूछे जाते हैं कहाँ से लिए गए। फिर बात करें इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। जो राज्य के नीति निहित तत्व हैं वो पॉजिटिव है और जो मूल अधिकार है वो नेगेटिव है। फिर बात करें ये बाध्य हो गए, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता, और ये जो है गैर बाध्य हो गए, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो याद रखिए राज्य के नीति तत्व जो हैं वो न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराए जा सकते और जो मूल अधिकार हैं उनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। आगे बात करें कानूनी रूप से मान्य है, ये कानूनी रूप से मान्य है। फिर बात करते हैं नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, इसको याद रखिए। राज्य के नीति तत्व जो है नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और यह कानूनी रूप से मान्य है। आगे बात करें लागू के लिए विधि बनाने की आवश्यकता नहीं, ये लागू कराने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें जो है लागू करने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और इसमें कानून बनाने की आवश्यकता होती है, इसमें जो है कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्टली जो है जो नागरिक है वो जा सकता है जो है न्यायालय में। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, और ये जो है सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हैं, याद रखिए। राज्य के नीति तत्व जो है सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हैं और ये जो है व्यक्तिगत अपने जो उसके जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन होता है तो वो जा सकता है न्यायालय, और जो राज्य के नीति तत्व हैं वो सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं ये, और ये जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त, मतलब यहाँ पे राज्य का कर्तव्य होता है कि वो कानून बनकर लागू करे, तो ये जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं। और ये जो है जब उसका जन्म होता है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, और जो राज्य के नीति तत्व हैं वो जो राज्य के ऊपर निर्भर करता है, वो जब लागू करेगा कानून बनाकर तब उसको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी राज्य के नीति तत्व थे उनके बारे में चर्चा किया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल न्यूराइज क्लासेस से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन करिए, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो पॉलिटी का पूरा सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी कराया जा रहा है, और पॉलिटी का जो पूरा सिलेबस है उसको भी कराया जा रहा है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पॉलिटी का एक ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।